पर आपका स्वागत है। हम यूनिट सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं, जिसमें आज के टॉपिक्स करेंगे ओबर्ग प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, हमने क्या पढ़ लिया, एटम पढ़ लिया। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, भी न्यूक्लियस, और उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरिंग नो चार्ज। बाहर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, है ना, और शेल। क्लियर। अब जो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है। और ऑर्बिटल्स के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं, है ना। एस स्फेरिकल शेप के होते हैं, पी डम्बल शेप के, डी डबल डम्बल, एफ कॉम्प्लिकेटेड। फिर हमने ये फर्दर पढ़ा कि एस में तो कोई भी सब पार्ट्स नहीं होते, इसके सब ऑर्बिटल्स नहीं होते। पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऐसे ही डी के अंदर 5 होते हैं, है ना, और एफ के अंदर होते हैं 7। इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो, ये जो सब ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। इनको बोल देते हैं हम डीजर्नेट। क्या बोलेंगे, डीजर्नेट। ये जो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल, उनको क्या बोलते हैं, डीजर्नेट। ऐसे ही जो डी के 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं अभी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। इनकी भी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। इनको क्या बोलेंगे हम, डीजर्नेट है भैया। क्लियर। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में अपनी जो स्टेबल कंडीशंस में होता है, जब वो, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। जब उसको एनर्जी मिल जाए या उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और कहीं एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। तो एक ग्राउंड स्टेट टर्म आती है, एक एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। डीजनरेट हो गया इक्वल एनर्जी की। क्लियर। अब देखो, ये हमारा एटम हो गया, इसमें सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब एक और सेल बनाते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो, इन इलेक्ट्रॉन को भी जो है प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, है ना। लेकिन अब देखो, ये बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, इनके प्रोटॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, जो क्या करेंगे, एक तरह से शील्ड का काम करेंगे। तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कम जो है एक्सपीरियंस कर पाएंगे चार्ज को। ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसको शील्ड कर लिया। नाउ the net positive charge experienced by these electron due to shielding of this electron is Z effective। इसको क्या करेंगे, Z इफेक्टिव। जो भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे अब पॉजिटिव चार्ज, दीज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू शील्डिंग ऑफ दीज इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड जेड इफेक्टिव। ठीक है। इनर सेल की वजह से आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है कम पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है। और जितना भी जो भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ये उसको कहते हैं हम जेड इफेक्टिव। ठीक है। अब देखो, हमने एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल बने। अब एस क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा, स्फेरिकल इस तरह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन इनर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो एस जो है कवर कर पाएगा अच्छे से, किसको, इस न्यूक्लियस को। तो एस ज़्यादा कवर कर पाएगा, तो इसका मतलब उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम एक्सपीरियंस कर पाएगा ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज को, है ना। और ये इसका मतलब एस ऑर्बिटल क्या है, ज़्यादा शील्ड कर पाएंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है एस ऑर्बिटल का क्या होगा, ज़्यादा। अब पी की शेप जो है वो डम्बल होती है इस टाइप से, तो इसका इनकी शेप की वजह से जो पी ऑर्बिटल है कम शील्ड कर सकता है इसको। ठीक है। तो इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम, पी से, एस से। ठीक है। एस का ज़्यादा, फिर पी का, उसके बाद डी का, और इस तरह एफ का। ठीक है। इनकी शेप की वजह से कि एस तो स्फेरिकल है, अच्छे से कवर कर पाता है, फिर पी इस तरह से डम्बल शेप है, वो उसको ऐसे कवर कर पाएगा।
तो इनकी शेप की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका ऑर्डर रहेगा एस, पी, डी और एफ। जो जेड इफेक्टिव होता है एस ऑर्बिटल का वो ज्यादा होता है, इसकी वजह से मोर, ठीक है, एस ऑर्बिटल का जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होता है टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। तो जब हम फिल करते हैं तो पहले हम क्या फिल करते हैं, एस ऑर्बिटल, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। एक ही सेल के अंदर की बात कर रहे हैं हम, एक जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में तो ऐसे ही होता है 2, सेकंड है, सेकंड के अंदर 1s और 2p, 2s और 2p होते हैं, ठीक है। तो एक ही सेल के अंदर अगर हमें ऑर्बिटल फिल्ड करने हैं तो सबसे पहले s ऑर्बिटल फिल्ड करेंगे, क्योंकि वो क्या है, क्लोजली पैक्ड होता है न्यूक्लियस के, फिर p आता है, फिर d आता है, फिर f, ठीक है। इस तरह से s पास में होता है न्यूक्लियस के, इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं वो अच्छे से उसको शील्ड कर पाता है, उसकी शेप भी क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है, इसलिए उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें क्या पता चली, एक तो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये रहेगा, एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर पी का कम, फिर डी का कम और एफ का सबसे कम। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि एस ऑर्बिटल क्लोजर टू द न्यूक्लियस होते हैं, देन पी, देन डी, देन एफ, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड रहेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो कैसे फिल करेंगे हम ऑर्बिटल्स को एटम के अंदर। फर्स्ट रूल है हमारा होफ-बाउ प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल्ड करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में तो वो क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इन ग्राउंड स्टेट of atom the orbitals are filled in order of increasing order of their increasing energy। जिसकी एनर्जी कम होगी वो सबसे पहले फील्ड होगा, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट 1s पहले फिल होता है, फिर 2s, फिर आपका 2p, फिर 3s, फिर 3p एंड सो ऑन। अब ये ट्रेंड कैसे याद होगा, तो वो एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वो करते हैं। हमने क्या लिखना है, पहले 1s है, सेकेंड जो सेल होती है उसमें 2s और 2p दो ऑर्बिटल होते हैं, थर्ड सेल में 3s, 3p और 3d होते हैं, फोर्थ सेल में 4s, 4p और 4d और 4f, ठीक है। फिर 5s, 5p, 5d और 5f तक करने हमने, 6s, 6p और 7s, ठीक है। जो भी एलिमेंट अब तक डिस्कवर हुए हैं वो हमने यहाँ तक ही उनकी कॉन्फ़िगरेशन आती है, इसलिए हमने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। इसको लिख लिया, अब क्या करना है, आपने एरो लगाते जाना है ऐसे। इस तरह से आप एरो लगा देंगे, ठीक है। हो गई कंप्लीट। अब देखो क्या करना है, हमने जो एरो है उसकी टेल से स्टार्ट करके हेड पे जाना है। तो भाई पहले क्या आएगा, 1s, फिर क्या फिल होगा भाई सेकेंड एरो में, देखो 2s, थर्ड एरो को पकड़ो 2p, फिर क्या आता है 3s, फिर इस एरो को पकड़ेंगे थर्ड एरो को, क्या आ गया 3p, फिर 4s, फिर आपका 3d, 4p, 5s, है ना ऐसे, फिर इसके बाद 4d आता है, फिर 5p, फिर 6s, ठीक है। यहाँ से फिर आएगा आपका 4f, फिर क्या आएगा भाई 4f के बाद 5d, फिर 6p, फिर 7s एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिल्ड करने हैं, यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की होगी, इसलिए वो पहले फील्ड होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन। तो यही है बाउ प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, फिर हायर एनर्जी वाले के अंदर, ठीक है। तो इस ट्रेंड को हमने फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन जब हम फील्ड करेंगे, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हम ऑर्बिटल बनाते हैं ना इस तरह से पी के बना दिए जैसे हमने, तो ये कहता है कि जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर क्या होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे इसके अंदर भी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे, अपोजिट स्पिन। ठीक है, जैसे ये मैंने क्लॉकवाइज बना दिया और इसको मैंने बनाया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही एस में अगर मैं फिल करूं 1 और ये 2, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यही कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन एनी सेम ऑर्बिटल में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें जो है स्पिन जो क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये भी कह सकते हैं, देखो मान लो ये 1s है, इसके लिए क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या होगा 1, l की वैल्यू क्या होगी, s है तो 0। ठीक है, दोनों के लिए m की वैल्यू क्या है 0, है ना। अब s की वैल्यू क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या है -½ होगी। ठीक है, ये तीनों वैल्यू तो सेम होगी लेकिन ये फोर्थ जो है वो डिफरेंट होगी। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है किसी एक ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट है तो उनके 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं n l m वाले। ठीक है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अपोजिट ही होगा। ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो दोनों स्टेटमेंट में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of quantum number of 4 quantum number। सारे क्वांटम नंबर उनके सेम नहीं हो सकते, एक जो है स्पिन वाला अलग हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, या इसकी अदर स्टेटमेंट आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स may exist in same orbital। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। लेकिन इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिल किया, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के। तो ये हो गया आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या कहता है कि कोई भी, जैसे हमने एक सब सेल ली, पी ले ली, ठीक है, इसमें ये हो गए ऑर्बिटल px py pz। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे फिल करेंगे, 1 2 3, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा फिर पेयरिंग होगी। ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे थे 2 इसमें फिल कर दिए 2 इसमें 4 हो गए, नहीं, जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, जितने भी डी जेड नेट, क्योंकि इनकी सबकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो सबको क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, इनमें लड़ाई हो जाएगी, भाई मैंने क्या किया था कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुमने दोनों ने दो दो ले लिए, है ना। तो क्या करेंगे, ये पहले सबको एक एक मिलेगा, फिर उसके बाद दोबारा अगर इलेक्ट्रॉन बचे हैं फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की पेयरिंग एग्जिट नहीं करेगी जब तक कि हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। ठीक है, दैट इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हम लिखेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p d f ऑर्बिटल्स, क्योंकि s ऑर्बिटल है उसमें तो क्या एक ही है, उसमें तो पेयरिंग हो ही जाएगी, लेकिन इन p d एंड f ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर until each orbital of a given subcell contain 1 इलेक्ट्रॉन ईच। जब तक कि हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा
तब तक पेयरिंग नहीं होगी। दैट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एलिमेंट्स की बाय अप्लाइंग दीज रूल्स। ठीक है, इन रूल्स को हमने अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपल से सिंपल लेते हैं पहले हम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 1, मास नंबर 1, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक रूल है, उसको लिखते हैं देखो N L X, इस तरह से। अब इसमें N क्या है आपको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, L क्या है भाई, एजाइमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, X क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो पहले हम उसके आगे क्या लिखेंगे, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो कौन सी सेल है, फिर उसका अजाइमुथल क्वांटम नंबर की सब सेल बताएंगे, S है, P है, D है, F है, फिर उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्रोजन H11 है, तो एटॉमिक नंबर इसका 1 हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी है ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल फर्स्ट सेल कौन सी आएगी भाई, फर्स्ट होगी 1, और हमने उसका अजाइमुथल क्वांटम नंबर क्या है, एस ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो 1s1 में ही पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा ना फर्स्ट सेल में, तो 1 और s, यहाँ पर n क्या है, क्वांटम नंबर फर्स्ट, l क्या है, अजाइमुथल क्वांटम नंबर, s ऑर्बिटल कौन सा है, पहला s फील्ड होगा, फिर p, फिर d, फिर f, है ना किसी भी सेल में, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। ठीक है, अब देखो हीलियम होता है, हीलियम 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेल में भरे जाएंगे तो फर्स्ट 1, और ऑर्बिटल कौन सा होगा s, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2, तो s में 2 आ सकते हैं, तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। अब देखो लिथियम है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो आपके 1s2, 2 तो फिल हो गए। अब सेकंड सेल कौन सी आती है, सेकंड s, 2s। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 2 तो इसमें फिल्ड हो गए, 3 नहीं आ सकते इसमें, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर 2, अभी हमने पढ़ा है ना, तो s के अंदर ऐसे ही कोई सब ऑर्बिटल्स तो होते नहीं है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब 2s1, क्योंकि 3 हो गए, 2 और 1 3, तो ये होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे। कार्बन है C6, क्या आएगा भाई 1s2, 2 हो गए, 2s2, 4 हो गए, 2s के बाद क्या आती है, 1 में तो ss होता है, p नहीं होता, सेकंड में क्या होता है s और p दोनों होते हैं, तो s हमने फिल कर दिया 2, p, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2, 2, 4 हो गए, बच गए कितने 2, 6, तो 2p2। ठीक है, तो इस तरह से आगे फिल करते जाएंगे। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन O8, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई 8, अब कैसे फिल करेंगे, 1s2, 2s2, 2p, 8 हैं, 2, 2, 4 तो हो गए, कितने बच गए 4, 2p4 लिख सकती हूँ मैं, क्यों कि p में तो क्या है 6 सब ऑर्बिटल, ऐसे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, 2, 2, 4, 2, 6 इस तरह से। ठीक है, तो 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमारे पास 4 है, तो 2p4 हो गया। ठीक है, अब देखो आप कोई और ले लो, जैसे कि फ्लोरीन, तो 9 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर फिल करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p, 9 है तो 5। अच्छा, नियोन 10, 1s2, 2s2, 2p, 6, है ना। अब सोडियम का लो, Na11 है, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए 10 हो गए। अब 11 है, तो ये नहीं कि 2p7, मैक्सिमम तो 6 ही आ सकते हैं इसके अंदर p में, तो अब थर्ड वाली सेल आ जाएगी, 2p के बाद क्या आता है 3s, ओबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो 3s1, तो ये होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ओबाउ प्रिंसिपल को अप्लाई करो, हुंड्स रूल को अप्लाई करो, ठीक है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अप्लाई करो, तो उससे हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे इनको। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखते हैं अब हायर कॉन्फ़िगरेशंस के, जैसे आर्गन है 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब हमने क्या है इसके फिल करने हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए भी, यहाँ तक 10 और यहाँ पर हो गए 18, ठीक है। तो 3p6, तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, वो जब हम पीरियोडिक टेबल वाली करेंगे ना, यूनिट सेकंड थर्ड यूनिट, हाँ नेक्स्ट वाली, तो उसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पहले वो टेबल लर्न होनी चाहिए कि जो इनर्ट गैस है कौन कौन सी होती हैं, उनको हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ही दे देती हूँ, कोई बात नहीं। सोडियम है Na 1123, है ना, ये होता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी लिखी, पीछे क्या लिखी थी भी, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यहाँ तक लिखी थी, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे पहले जो इनर्ट गैस आती है इसके पहले ग्रुप पीरियड में, वो होती है नियोन, और नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो जाते हैं। फिर हम लिख सकते हैं 3s1, आउटर मोस्ट सेल इसकी 3s1, तो इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जिस भी पीरियड में अब एलिमेंट आएगा उससे पहले वाले पीरियड का जो आपकी इनर्ट गैस होगी उसको तो लिख दिया आपने ब्रैकेट में, और उसके बाद जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं, बच गए जितने भी इलेक्ट्रॉन, वो हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और ले लें, क्लोरीन ले लें, Cl35 एंड 17, ये होता है। तो इससे पहले आपकी नियोन ही आती है, तो नियोन को अंदर लिख देंगे 10, 7 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है क्लोरीन की, वो थर्ड होती है, तो 3s2 और 3p, अब यहाँ तक 10 हो गए, 11 12 कितने बच गए भाई 5, 3p5, 3p5, तो ये होगी इसकी इनर्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आप इस तरह से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देखकर। अब हम देखते हैं कि कुछ स्टेबल जो हाफ फील्ड है और एक फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल क्यों होती है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि क्रोमियम है 24 एटॉमिक नंबर होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना, क्योंकि ओबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4s पहले आता है, फिर आपका 3d आएगा, है ना। अब देखो कितने हो गए आपके 2, यहाँ तक 10 और ये 20 और 24 है तो 4, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए 4s2 3d 5, लेकिन ये नहीं होती है। क्या होती है, यहाँ तक तो ये सेम है, यहाँ पर 4s1 और 3d 5, ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। किस वजह से, अब देखो मैं इसको बनाती हूँ, ये हो गया मेरा 3d और ये हो गया 4s, इसमें मेरे पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 1 2 3 4, ऐसे ही फिल करेंगे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक जो ऑर्बिटल बच गया उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या करेगा, ये जो इनकी एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट सी है, आसपास ही है, तो 4s थोड़ा सा दानी बन जाएगा और क्या कहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले भाई तू, ताकि हम सारे क्या बराबरी आ जाए, हमें सब इक्वल हो जाए, है ना। इक्वलिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो यहाँ पर सारे इक्वल हो जाएंगे, फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये इसने क्या किया, 4s थोड़ा सा दानी बन गया और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वलिटी आई मतलब स्टेबिलिटी आई, क्या आ गई यहाँ पर स्टेबिलिटी, तो ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d 5 होती है। तो इस तरह से और भी एक्सेप्शन केस हैं, जैसे कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर एटॉमिक नंबर होता है 29। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने लग जाए हम, तो क्या यहाँ तक तो ये सेम आ जाएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ये हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर से अगर मैं यहाँ पर इसको फिल करूँ तो देखो 4s2 3d9 फिल करने हैं मैंने, 5 तो ये हो गए थे, ठीक है, इसके बाद 2 to 4 ये 9 हो गए भाई यहाँ पर। अब देखो फिर क्या है, अनइक्वलिटी है। अब ये तो देखो अलग घर में है, लेकिन ये तो सारे एक ही घर के बंदे हैं, सब इक्वल होने चाहिए, इनको तो लगा, तो ये क्या करेगा भाई, ये और दानी बन जाएगा, बोलेगा भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो
और तुम लड़ो मत आपस में, क्योंकि ये आपस में इक्वल एनर्जी है, ये इसकी खिंचातानी करेगा, ये इससे लेने की कोशिश करेगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो 4s क्या है भाई, मैं तो भाई थोड़ा सा इसमें ही गुजारा कर लूँगा एक ही इलेक्ट्रॉन में, तो हम भाई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये इनको सबको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 4s1 और 3d10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इक्वालिटी आ गई इनमें, तो क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। तो इसकी वजह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 4s1 3d10। तो ये इस तरह से और भी एग्जाम्पल है जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, वो इनकी वजह से ही होता है, ताकि इनके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नेचर में प्रेजेंट है या हमें, सारे क्या होना चाहते हैं, स्टेबल। स्टेबल कब होंगे, ठीक है, एक एनर्जी और स्टेबिलिटी का भी एक होता है, एनर्जी जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं फिर से कि क्या रीज़न है कि जो ये है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं एलिमेंट्स। फर्स्ट रीजन आपका आएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक हो। ठीक है, अभी जैसे हमने ये वाला क्रोमियम का ही एग्जांपल लिया था, कोबाल्ट का, कॉपर का लिया था। ठीक है, तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, इसके पास 2 थे और इनके पास इस तरह से थे, सॉरी ये थे, है ना, क्रोमियम की 3d और 4s। अब ये क्या है, वही बात है, इक्वल नहीं थे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इक्वल हो गए, तो ये क्या आ गई, इक्वालिटी आ गई, सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आ जाती है इक्वालिटी से, है ना। तो सिमेट्री से इक्वालिटी आएगी और इससे क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो इस वजह से क्या है, आप ये इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर देते हैं। सेकंड, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, अब देखो इसी में ही हम करते हैं, ये है। अब देखो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या हुआ है, अब ये देखो सारे ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, तो ये आपस में क्या है, एक्सचेंज करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये इसके साथ कर लेगा, इसके साथ भी कर लेगा, इसके साथ भी कर लेगा, फिर ये इसके साथ करेगा और ये इसके साथ कर लेगा, ये इसके साथ करेगा। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके साथ और इसके साथ थ्री बार इसने क्या किया है, एक्सचेंज किया है, और इसने 1 और 2 टाइम्स, और इसने 1 टाइम, तो कितने हो गए, 6 टाइम्स इन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज किए हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब ये एक्सचेंज करते हैं ना, तो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी निकलेगी तो मतलब कम होगी उसकी एनर्जी, उसकी कम एनर्जी होगी मतलब वो स्टेबल होगा। एनर्जी ज़्यादा, अनस्टेबिलिटी। एनर्जी कम जितनी होगी किसी की भी, वो क्या होगा, बंदा उतना ही स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हो गया। अगर हम इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको जब दे दिया है, ट्रांसफर कर देता है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है 1 2 3 4, तो इसकी 4 हो गई। अब ये दूसरे वाला 1 2 3, इसकी 3 होगी, ये करेगा इसके साथ 1 2 होगी, और ये इसके साथ करेगा 1, तो कितनी होगी, 7 8 9 10 टाइम्स ये एक्सचेंज करेंगे, यानी इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये 2 रीजन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एनर्जी, किसके लिए, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो होने के लिए, कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होते हैं। एक हाफ फील्ड का मतलब आप समझ गए होगे, ये है हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन जब आ गया, अगर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें सबको, ये क्या बन गई, फुली फील्ड। ठीक है, हाफ फील्ड जब एक इलेक्ट्रॉन होगा और डबल होंगे तो वो हो गया फुली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड होगा, उसके बाद तो आ नहीं सकते। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस वजह से, 2 रीजन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एनर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, एस केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। हम यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं, जिसमें आज के टॉपिक्स करेंगे ओबर्ग प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स स्टार्ट।
अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, एटम पढ़ लिया। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है अभी, न्यूक्लियस। और उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरिंग नो चार्ज। बाहर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, है ना, और शेल। क्लियर। अब जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है। और ऑर्बिटल्स के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं, है ना। एस स्फेरिकल शेप के होते हैं, पी डम्बल शेप के, डी डबल डम्बल, एफ कॉम्प्लिकेटेड। फिर हमने ये फर्दर पढ़ा कि एस में तो कोई भी सब पार्ट्स नहीं होते, इसके सब ऑर्बिटल्स नहीं होते। पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऐसे ही डी के अंदर 5 होते हैं, है ना, और एफ के अंदर होते हैं 7। इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो ये जो सब ऑर्बिटल्स हैं, इनके जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। इनको बोल देते हैं हम डीजर्नेट। क्या बोलेंगे, डीजर्नेट। ये जो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल, उनको क्या बोलते हैं, डीजर्नेट। ऐसे ही जो डी के 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं अभी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। इनकी भी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। इनको क्या बोलेंगे हम, डीजर्नेट है भैया। क्लियर। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में अपनी जो स्टेबल कंडीशंस में होता है, जब वो, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। जब उसको एनर्जी मिल जाए या उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और कहीं एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। तो एक ग्राउंड स्टेट टर्म आती है, एक एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। डीजनरेट हो गया इक्वल एनर्जी की। क्लियर। अब देखो ये हमारा एटम हो गया, इसमें सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब एक और सेल बनाते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन को भी जो है प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, है ना। लेकिन अब देखो ये बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, इनके प्रोटॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, जो क्या करेंगे, एक तरह से शील्ड का काम करेंगे। तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कम जो है एक्सपीरियंस कर पाएंगे चार्ज को। ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसको शील्ड कर लिया। Now the net positive charge experienced by these electron due to shielding of this electron is Z effective। इसको क्या करेंगे, Z effective। जो भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे अब पॉजिटिव चार्ज, these electron due to shielding of these inner cell electrons आर कॉल्ड जेड इफेक्टिव। ठीक है। इनर सेल की वजह से आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है कम पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है। और जितना भी जो भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं ये उसको कहते हैं हम जेड इफेक्टिव। ठीक है। अब देखो हमने एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल बने। अब एस क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा, स्फेरिकल इस तरह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन इनर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो एस जो है कवर कर पाएगा अच्छे से किसको, इस न्यूक्लियस को। तो एस ज़्यादा कवर कर पाएगा, तो इसका मतलब उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम एक्सपीरियंस कर पाएगा ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज को, है ना। और ये इसका मतलब एस ऑर्बिटल क्या है, ज़्यादा शील्ड कर पाएंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है एस ऑर्बिटल का क्या होगा, ज़्यादा। अब पी की शेप जो है वो डम्बल होती है इस टाइप से, तो इसका इनकी शेप की वजह से जो पी ऑर्बिटल है कम शील्ड कर सकता है इसको। ठीक है। तो इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम, पी से एस से। ठीक है। एस का ज्यादा, फिर पी का, उसके बाद डी का और इस तरह एफ का। ठीक है। इनकी शेप की वजह से कि एस तो स्फेरिकल है, अच्छे से कवर कर पाता है, फिर पी इस तरह से डम्बल शेप है, वो उसको ऐसे कवर अप कर पाएगा। तो इनकी शेप की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका ऑर्डर रहेगा एस, पी, डी और एफ। जो जेड इफेक्टिव होता है एस ऑर्बिटल का वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से मोर
ठीक है। एस ऑर्बिटल का जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होता है टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। तो कैसे, अब ये Hund's एक्सेप्शन फर्स्ट। तो आज के